दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूं। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में आता है। उसमें से 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी लगभग ये वेटेज रहता है। आज हम लोग इस छोटे वीडियो में दोस्तों फिजिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने की कोशिश करेंगे जहां से बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। और ये अगर आप देख लीजिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में जो भी डाउट वगैरह है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो आगे में भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अगले सब्जेक्ट्स के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज जो फिजिक्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टॉपिक से, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिएगा 67th में कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आप देखिए यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है या डायमेंशनलेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो आप देखिएगा कि इससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और इसीलिए इसमें आप गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसको आप समझ जाइएगा तो उसके बाद कभी आपका गलत नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी दोस्तों क्या होता है, जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज वो होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई आपका मास कितना है, तो आप बताइएगा इतना केजी, जो भी है आप बताइएगा। चाहे यहां से इस जगह तक पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक डिस्टेंस कितना है, तो आप बस एक डिस्टेंस मीटर में बताइएगा, किलोमीटर में बताइएगा, जो भी बताइएगा, बट डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्पीड आपका क्या है, बाइक मान लो चला रहे हो आप, तो कितना स्पीड से चला रहे हो बाइक को, तो मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक चला रहे हो। तो बस हमें आपने मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। इससे हमें समझ में आ गया कि आपका स्पीड क्या है। हमें ये नहीं चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तभी हमें पता चलेगा कि स्पीड कितना है वो, राइट। ऐसा जरूरत नहीं है। तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज वो होते हैं दोस्तों जिसको कि बस मैग्नीट्यूड से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, इसको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। मास हो गया, इसको आप केजी, ये सब से, ग्राम से डिस्क्राइब करते हैं। डिस्टेंस आपका हो गया किलोमीटर, मीटर, ये सब से आप डिस्क्राइब करते हैं। टाइम आपका सेकंड वगैरह से, आप आवर्स, ये सब से डिस्क्राइब करते हैं। स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से अगर वेक्टर क्वांटिटी देखिएगा दोस्तों, तो वो ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही कि कितना है, हाउ मच, एज वेल एज कि किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उसके लिए। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई पर्सन गया इस रास्ते से। अब ये जो गया है, ये मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो डी है। डिस्टेंस जो भी होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। जो आप पाथ कवर कर रहे हैं उस पाथ पे वो डिपेंडेंट होता है कि कितना आपका डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डिपेंडेंट होता है कि भाई आप कौन सा पाथ ले रहे हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। जैसे ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करता है दो पॉइंट को, वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और इस केस में ये आप मान लीजिए कि हमने डिस्प्लेसमेंट अगर इससे डिनोट किए तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये हम बोलेंगे कि ए टू बी के तरफ ये जो है डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो डायरेक्शन भी देंगे कि ए से बी तक गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। आप कोई भी पाथ लेके जा रहे हैं बी तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। आप समझ रहे हैं, अगर ए से बी तक कोई भी आप पाथ लेके जाइए, कोई भी आप पाथ लेके जाइए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो होता है। तो ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो होता है दोस्तों स्पीड विथ डायरेक्शन। एक आपका स्पीड क्या है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी को टाइम से अगर आप देखिएगा कि कितने टाइम पे कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब चूंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरीके से ये सब तो हम लोग को क्लियर है। एक बहुत ही यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको टिडबिट मैं बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी ने कि कौन पर्सन ने पहली बार स्पीड डिफाइन किया। हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिफाइंड स्पीड। और उसमें न्यूटन वगैरह रहता है तो लोगों को लगता है भाई न्यूटन ही होगा, क्योंकि न्यूटन ने बहुत सारी चीजें पहली बार डिफाइन की। बट द करेक्ट आंसर इज गैलीलियो दोस्तों। गैलीलियो ने पहली बार जो है वो डिफाइन किया स्पीड को। ठीक है, गैलीलियो ने पहली बार स्पीड को डिफाइन किया। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि भाई एक ये लिया, इंक्लाइन लिया, इस पे बॉल को यहाँ से छोड़ के और यहाँ तक आने में देखा कि कितना टाइम लग रहा है। एक जो है डंकी रेस किया और उसमें देखा कि कितना टाइम लग रहा है। और इसके बाद में इसने कैलकुलेट किया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल चलने में कितना टाइम लग रहा है, तो स्पीड उसके बाद में इसने फॉर्मूला दे दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गैलीलियो वाज द पर्सन हु डिफाइंड स्पीड फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यूटन नहीं है। ये बस आप इतना समझ लोगे तो काम बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट जहां पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं वो आप हम लोग को समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए प्रेशर क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। प्रेशर दोस्तों क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओके। और आप अगर देखिएगा कि किसी भी एरिया पे, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, तो किसी भी एरिया पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें चूंकि आप पहले ही से प्रेशर के डेफिनेशन में ही है कि भाई जो नॉर्मल फोर्स जो लगता है, जो नॉर्मल का मतलब जो परपेंडिकुलर टू द एरिया है, जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। पहले ही से इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है कि नॉर्मल होना चाहिए, उसके एरिया अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग प्रेशर में काउंट करते हैं। एंड देयरफॉर यहां पे डायरेक्शन की बात ही खत्म हो जाती है और इसीलिए प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी भी आपसे पूछता है तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। उसके लिए पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि करंट डेंसिटी होता क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर वायर अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक वायर है, ये दोस्तों आपका एक जो है वायर है। ठीक है, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन किसी पॉइंट पे, इसका क्रॉस सेक्शन जो है, इसका जो एरिया है वायर का वो ए है क्रॉस सेक्शन का। इस क्रॉस सेक्शन से इस पॉइंट पे कितना जो है करंट फ्लो कर रहा है, एनी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे वायर के क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। आप समझ में आ गया बात। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप इसमें यह भी बताते हो कि भाई किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका करंट डेंसिटी भी क्या होगा, ये इसका एक डायरेक्शन ये हो जाएगा। एंड दैट इज वाई करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आप याद रखोगे। भले ही करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी दोस्तों, बट करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप नहीं भूलोगे। करंट डेंसिटी वायर के क्रॉस सेक्शन से किसी पॉइंट पे कितना जो है आपका करंट फ्लो कर रहा है दैट इज करंट डेंसिटी। इसको जे से डिनोट करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। टॉर्क क्या होता है, आप देखिएगा कि जो दरवाजा होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये दरवाजा है आपका, तो दरवाजा का मान लीजिए यहाँ पे आपका ये कनेक्टेड है दीवार से, हिंज यहाँ पे है। यहां से अगर आप दरवाजा को खोलिएगा या इसको बंद कीजिएगा ना तो आपको कम फोर्स लगता है। आप ये मिलाइएगा, कभी भी दरवाजे को एकदम एज से अगर खोलिएगा या बंद कीजिएगा तो आपको कम फोर्स लगता है। वही लेकिन जहां से वो चिपका हुआ है वहां, अब यहां से अगर आप कोशिश कीजिएगा कि उसको धक्का दे या खोले तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, काम वही करना है, लेकिन चूंकि आप अलग जगह पे वो फोर्स लगा रहे हो उससे जो है डिफर कर जाता है कि आपको कितना वर्क करने की जरूरत पड़ रही है उसी काम को करने के लिए। और यही टॉर्क होता है। टॉर्क बेसिकली दोस्तों ये दिखाता है कि आप जो भी हमारा एक्सिस है उससे कितना दूरी पे कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज टॉर्क। और टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स और जो ये डिस्टेंस है हिंज से या एक्सिस से उसके परपेंडिकुलर होता है। उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और टॉर्क जो है ना वो
आपको रोटेशन का डायरेक्शन बताता है कि भाई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये रिंच आपका है दोस्तों, ये रिंच आपका है, ये एक टॉर्क लगाता है। कोई भी नट को खोलने के लिए आप उसको रोटेट करते हैं तो टॉर्क लगता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखिए कि रिंच वगैरह जो है ना, अगर उसका जो लेंथ है, आर्म का लेंथ है, अगर ज्यादा बड़ा है तो कम आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टॉर्क जो होता है ना दोस्तों, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ये डी क्या है? ये डिस्टेंस है, नट से कितना डिस्टेंस से आप इसको फोर्स लगा रहे हो। अगर आपका रिंच का लेंथ अगर बड़ा होगा दोस्तों, ये डी अगर बड़ा हो जाएगा तो फोर्स ये आपको कम लगानी पड़ेगी और टॉर्कवा उतना ही आपको मिलेगा। समझ गए कि नहीं बात को? तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सब आपको बात याद रखना है, यही सब में क्वेश्चन फंसता है। मास, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी सबको पता है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, फंसता यहां से है। उसी के साथ सरफेस टेंशन क्या है दोस्तों? अगर आप कभी भी एक ग्लास में पानी लीजिएगा और उसमें एक मान लीजिए कि ये आप एक पेपर पिन जो है उसको आप ऊपर से सीधे ले जाके धीरे से अगर रखिएगा पानी के सतह पे, तो वो डूबता नहीं है, वो सिंक नहीं करता है। ऑल्दो ये जो मटेरियल है इसका डेंसिटी ऑफ दिस पिन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, नो डाउट अबाउट इट। एंड हम लोग यही जानते हैं कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो डूब जाएगा। पानी से जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। और इसको चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर से पुश कीजिएगा ना, ये जो पिन है इसको थोड़ा सा ऊपर से पुश कीजिएगा एकदम ना के बराबर, तो ये डूब भी जाएगा। तो डेंसिटी इसका ज्यादा है बट स्टिल इट इज फ्लोटिंग। एंड ऐसा क्यों है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से दोस्तों ये ऐसा है। अब ये क्या होता है सरफेस टेंशन? देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप मटेरियल, कोई भी फ्लूइड लीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि ये पानी का आपका ग्लास है, अंदर में ये सीन ऐसा है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं, अलग अलग इसके मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपने ग्लास ऐसे लिया, ठीक है, और इसमें आपने अलग अलग यहां पे मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। ये सारे अंदर में मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? पुल करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगता है। तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप देखिएगा तो चारों तरफ से इसको ये पुल कर रहा है, चाहे इसको ये पुल कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, सब तरफ से इसको अट्रैक्शन का पुल एक लग रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोहेशन। कोहिजन जो है यही बोलते हैं। कोहिजन इज व्हाट? कोहिजन इज दिस अट्रैक्टिव फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह बांध के रखता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी, इसीलिए आपको बता रहे हैं। कोहिजन का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें मॉलिक्यूल्स को एक साथ में रखती है उसी फोर्स को, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग कोहिजन बोलते हैं। अब बात यह है कि देखिए जैसे अंदर में तो जहां पे भी मॉलिक्यूल्स ये सब है, ये सब एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं और इसीलिए सब इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन अगर आप ऊपर में जाइएगा, एकदम यहां पे सरफेस पे जाइएगा, तो सरफेस पे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसको नीचे में तो सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल यहां पे है, सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर में इसके कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम सबसे ऊपर वाला लेयर है, उसके ऊपर तो वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे नहीं है। तो नेट जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे नेट फोर्स इनवर्ड लगता है, नेट फोर्स उसको इनवर्ड लगेगा और इसीलिए वो क्या होता है कि नीचे दब जाता है। तो ऊपर में अगर आप देखिएगा ऐसा होता है, एक सीन बहुत ही मतलब प्यारा मजेदार सा होता है कि ऐसे बाकी जगह तो आपके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हैं, मतलब मान लीजिए इतना डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, मान लीजिए इतना डिस्टेंस पे हैं, लेकिन जैसे ही आप जाइएगा यहां सरफेस पे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुल ऊपर से लग रहा है, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों यहां पे एक ऐसा थिन, मतलब ऐसा ये बन जाता है, आपको समझिए ऐसा ये थिन एक लेयर बन जाता है और इसी लेयर को दोस्तों हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। जो ये लेयर बन जाता है जिसके वजह से ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और इस पे कुछ भी रखिएगा तो थोड़ा सा रेसिस्ट करता है और एक बार लेकिन वो मेम्ब्रेन का टूट गया तो फिर वो नीचे चला जाता है, कोई भी पिन वगैरह, राइट। तो दैट इज सरफेस टेंशन।
और इसी सरफेस टेंशन की वजह से दोस्तों, अगर आप देखिएगा कि अगर पानी अगर ड्रिप करता है, पानी की बूंद अगर कहीं से टपकती है, रेन वाटर का भी ड्रॉप देखिएगा तो वो स्फेरिकल शेप होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ओनली माय फ्रेंड्स। स्फेरिकल शेप जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप लीजिएगा, कोई भी पानी का ड्रॉप लीजिएगा, तो वो क्या है, उसके अंदर में जो भी है सरफेस पे, वो इधर से, जैसे मान लीजिए कि ये आपने ड्रॉप लिया, ठीक है, तो इसके सरफेस पे इधर से सब जगह से इसको खींच रहा है सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको, जिसके वजह से ये पूरा एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर इज ड्यू टू, तो आप क्या बोलिएगा, सरफेस टेंशन। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। अब सरफेस टेंशन आपका स्केलर होता है दोस्तों कि वेक्टर होता है, तो ये आप क्या बताओगे, ये है स्केलर। सरफेस टेंशन जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये सरफेस का प्रॉपर्टी होता है, इसका कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं है, ये सरफेस का प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है बात, डन है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ही बीपीएससी का प्यारा है कि भैया प्रेशर कुकर में अगर हमको कोई चीज पकानी है, तो मान लीजिए कि प्रेशर कुकर में जो हम पकाते हैं खाना, तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब कंपेयर टू अगर आप ओपन कोई बर्तन में, खुले बर्तन में अगर कोई भी चीज पकाइएगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए तो प्रेशर कुकर का इन्वेंशन हुआ, राइट। तो क्यों जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में खाना? उसका है ऑप्शन कि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, और इसी का अलग अलग वेरिएशन है। अगेन पूछा है कि फूड कुक्स फास्ट इन प्रेशर कुकर बिकॉज ये बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करता है या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट को, राइट। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर प्रेशर कुकर की हम लोग दोस्तों बात करें, तो प्रेशर कुकर का नाम का ही मतलब है कि इसमें जो है प्रेशर बिल्ड हो रहा है, प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी, हम आपको बहुत ही लेमन टर्म्स में समझा रहे हैं ताकि आपको फील आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जब किसी मटेरियल का जो भी मॉलिक्यूल्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो एस्केप कर दे, उस मीडियम को एस्केप कर दे। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। वो दूसरे मीडियम में, जैसे वाटर है तो वो स्टीम बन जाए, तो कहीं से भी वो एस्केप कर ले, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो भी ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो इसको होल्ड करके रखी हुई है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखी हुई है, वो होल्ड टूट जाए, वो होल्ड टूट जाए और मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप कर जाए। मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो ये इनके बीच में जो भी ये अट्रैक्शन है, जो भी ये बॉन्ड है, वो टूट जाए और वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करके ऊपर बाहर भाग जाए, तो मॉलिक्यूल्स जो है एस्केप कर जाए। अब एक बात बताइए कि जब अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा इस कुकर के अंदर का, मान लीजिए कि आप इस कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ा दिए, तो यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर में अब ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो उसको जो है ज्यादा एनर्जी चाहिए अब एस्केप करने के लिए। यस और नो? प्रेशर अगर उसको ज्यादा लेगा तो एनर्जी भी ज्यादा उसको चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा उसको चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ही तो एनर्जी मिलेगा दोस्तों, तो ही तो उसको एनर्जी मिलेगा। और इसीलिए यहां पे क्या होता है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज। क्योंकि अगर 100 डिग्री ही बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो 100 डिग्री पे जाके फिर ऊपर बढ़ेगा ही नहीं वाटर का टेम्परेचर जब तक कि पूरा बॉयल ना हो जाए। यही तो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि भाई उस टेम्परेचर पे आके आपका रुक जाता है टेम्परेचर जब तक कि पूरा बॉयल ना हो जाए। ठीक है, और इसीलिए अगर आप देखिएगा कि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 की जगह यहां पे 120 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट चला जाएगा। और उस वजह से चूंकि एनर्जी अब ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपने ओपन अगर आप बर्तन रखते तो उसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता टेम्परेचर, इसमें 120 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर, और इसी वजह से आपका खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि एनर्जी अब ज्यादा मिल रही है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आपका है। अब मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि भाई हिल्स पे, ये भी अब क्वेश्चन पूछता है, इसका वेरिएशन एक है कि हिल्स पे आप मान लीजिए पहाड़ों पे कहीं पे आप गए, ठीक है, यहां पे आप पहाड़ों पे कहीं पे हैं, और यहां पे आपको पता है कि ऊपर जब आप जाते हैं तो प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। तो अब बताइए कि यहां पे खाना पकने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? मान लीजिए वहां पे आप खाना पका रहे हैं ओपन बर्तन में, तो नॉर्मल जब हम लोग बनाते हैं यहां पे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है,
बॉइलिंग पॉइंट। तो जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस रहता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। तो जब ऊपर आप जाते हैं, जब एल्टीट्यूड और अगर आप ऊपर जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर आपका कम हो जा रहा है और इसीलिए यहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया बात? बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा क्योंकि यहां पे प्रेशर जब कम लग रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आसानी से एस्केप कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा कि कम ही टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए चूंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो यहाँ पे एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है और इसीलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, तो लॉन्गर टाइम लगता है पकाने में चीज़ों को पहाड़ों पे। और इसीलिए आप ये मानो कि जो मैगी का आप 100 रुपया देते हो, मैगी का पहाड़ों पे आप 100 रुपया देते हो, इसमें से मान लो कि 10-15 रुपया आप एक्स्ट्रा इसलिए देते होगे क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है पकाने में। क्लियर है बात? तो ये दोस्तों थोड़ा-सा कुछ-कुछ चीज़ें आपको थोड़ा-सा कांसेप्ट क्लियर हो, तो मतलब प्रेशर बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा और प्रेशर घटाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो ये जो है आप रिलेशन याद रखिएगा। अब देखिए एक दोस्तों और आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक पावर का जो है वो यूनिट क्या होता है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई पावर का मतलब क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा 2 मिनट में बस इसको हम लोग समझ लेते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने क्वेश्चंस नहीं डाला है क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि मैं फालतू की चीज़ें नहीं करा रहा हूँ। दोस्तों अगर ये देखिए ये एनसीईआरटी का है, हम अपनी बातें कुछ नहीं यहाँ पे बता रहे हैं, ये दिस इज एनसीईआरटी का स्निपेट और आप इसको अच्छे से समझेंगे। पावर क्या होता है दोस्तों? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि वर्क बाई टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर इज वर्क बाई टाइम, कि किसी टाइम में आपने कितना वर्क किया, दैट इज पावर। मतलब कि यूनिट टाइम में जो आपका वर्क है दैट इज पावर। पावर का मतलब कि कितना आपके पास में ताकत है। तो एक जो है मरियल इंसान भी बहुत, अगर आप उसको टाइम दे दीजिएगा तो वर्क तो बहुत ज्यादा कर लेगा। बहुत टाइम में एक मरियल इंसान भी बहुत ज़्यादा वर्क कर लेगा। लेकिन बलशाली जो इंसान होता है, उसको कम टाइम चाहिए, उसमें वो कर लेगा। तो पावर क्या होता है? पावर आपका दिखाता है कि हम लोग मरियल को थोड़े बोलते हैं कि पावरफुल है। पावरफुल का मतलब कि जो यूनिट टाइम में ज़्यादा वर्क कर ले। तो दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो बलशाली होगा वो फटाफट काम को करेगा, जो भी स्ट्रेंथ वाला काम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे पावर इज़ ऑलवेज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये आप याद रखेंगे। जहां तक हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पावर की बात करते हैं, सर्किट में पावर की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्किट बनाया यहां पे, ठीक है, हमने एक सर्किट बनाया यहां पे, ठीक है, ये बल्ब जो है ऐसा है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, पावर क्या होगा, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आपका डिसिपेट हो रहा है, कितना आपका खर्च हो रहा है, कितना आपका कंज्यूम हो रहा है, कितना आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है किसी सर्किट में, उसका जो रेट है दैट इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया बात? जैसे कि वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट ही होता है। और चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बात करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग का खर्चा हो रहा है किसी सर्किट में, उसके रेट को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, मतलब कितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको V इंटू आई जो कीजिएगा तो वो पावर आपको दे देगा। और हम लोग ओम्स लॉ से ये भी जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, मतलब कि जितना इसमें करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है इंटू जितना रेसिस्टेंस है इस सर्किट का। ओम्स लॉ हमको ये बताता है V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट जो उस सर्किट में फ्लो कर रहा है इंटू रेसिस्टेंस। तो V के जगह आई आर अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर, या फिर आई के जगह अगर V बाई आर पुट करेंगे, इसका ये भी तो मतलब हुआ कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो ये यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब एसआई यूनिट जो पावर का होता है दोस्तों, वो आपका एसआई यूनिट जो पावर का होता है वो होता है वाट। ठीक है, और ये होता है वाट क्या होता है कि किसी सर्किट में, जैसे मान लीजिए किसी सर्किट में, इसी सर्किट में अगर मान लीजिए कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे और 1 वोल्ट यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो
जो पावर आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड 1 वाट। 1 वाट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट है और आई आपका 1 एम्पियर है। तो ये होता है 1 वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया बात? लेकिन चूंकि 1 वाट, वाट बहुत छोटा होता है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर बहुत ये सब कम कम ये सब आपके नंबर्स हैं, इसीलिए हम लोग किलो वाट को यूज करते हैं। किलो वाट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 1000 वाट्स। 1000 वाट्स का हम लोग जनरली डिग्री यूनिट यूज करते हैं। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम या वर्क बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो अगर मान लीजिए हमको एनर्जी निकालना हो तो हम क्या कर देंगे? पावर इनटू टाइम कर देंगे। और इसीलिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो आपका जो यूनिट आता है, नहीं, आपका जो घर में जो 1 यूनिट जला दिए तो वो क्या होता है? वो एनर्जी आपने उतना खर्चा किया। और एनर्जी क्या होता है दोस्तों? एनर्जी आपका होता है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। मतलब कि आप 1 वाट आवर जो है, 1 वाट आवर वो आपका एनर्जी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। कि 1 किलोवाट पावर को आप अगर 1 घंटा से चलाएंगे तो आपको जितना एनर्जी आपने खपत किया दैट इज 1 यूनिट। समझ गए? कि 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे तक अगर आप यूज करते हैं तो आप 1 यूनिट खर्चा किया। अब 1 यूनिट का ही दाम अलग अलग होता है कि कहीं पे 6 रुपया 7 रुपया, कमर्शियल का अलग होता है, रेसिडेंशियल का अलग होता है। तो ये आपको चीज है। ठीक है, तो अब 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और आवर मतलब 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड आता है। ये एनर्जी है। और वाट सेकेंड ही इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? जूल। दैट इज वाट इंटू सेकेंड। तो 3 पॉइंट तो 1 किलोवाट आवर में मतलब 1 यूनिट में आपको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आपको एनर्जी मिलता है। तो ये अगर कभी पूछ दे तो आप गलत नहीं करेंगे। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड है दोस्तों कि हॉर्स पावर भी कभी कभी पूछता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट। तो हॉर्स पावर कौन लेके आया? देखिए ये सब जो वाट वगैरह आप जो सुन रहे हैं, ये जेम्स वाट जो स्टीम इंजन के इन्वेंटर थे उनके नाम पे ये वाट हम लोगों ने यूनिट का नाम रखा। और जेम्स वाट ही ये 1 हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। वो बोले कि एक हॉर्स एक पुली में, एक मान लीजिए एक सामान को हम बांधे हुए हैं, एक ये 550 पाउंड का ये सामान है और इसको 1 फुट उठाने में, 1 फुट तक ऊपर करने में 1 सेकेंड में, अगर ये 1 फुट ऊपर करना हो, 1 सेकेंड में अगर इस घोड़ा को, इस सामान को जो 550 पाउंड है उसको 1 फीट से ऊपर करना, तो कितना इसको पावर लगेगा? दैट इज 1 हॉर्स पावर। 550 पाउंड के चीज को 1 फुट से ऊपर लिफ्ट करने के लिए 1 सेकेंड में कितना पावर का जरूरत पड़ रहा है? दैट इज 1 हॉर्स पावर। और वो आता है 746 वाट के बराबर। और इसीलिए ये नाम पड़ गया 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो जनरली हम लोग मोटर वगैरह का भी जो देखते हैं दोस्तों, तो उसका हम लोग हॉर्स पावर में ही उसका मेजरमेंट देते हैं, यूनिट देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? इंजन वगैरह का हॉर्स पावर में ही रहता है जो उसका स्ट्रेंथ है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे में अगर आप देखिएगा तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बार बार लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछता है। तो लाइट ईयर दोस्तों लाइट नहीं है। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये बात आप क्लियर रहिए कि इट इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करेगा? आपको पता है कि लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना मीटर करता है कवर। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जब ये जा रहा है तो 1 साल में कितना जाएगा? वो लाइट ईयर के बराबर होता है डिस्टेंस। और ये आपको आता है लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। कितना आता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर आता है दोस्तों। ये आप याद रखें कि 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर है। उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है?
ये भी पूछा हुआ है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है, अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। उसको हम लोग एक ऐसा स्टैंडर्ड मेजरमेंट का डिस्टेंस हमने मान लिया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो होगा। और कितना है अर्थ और सन के बीच की दूरी? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। लूनर डिस्टेंस क्या होता है? अर्थ और मून के बीच में जो दूरी है उसको हम लोग लूनर डिस्टेंस बोलते हैं। और वो कितने के बराबर होता है? 3,84,400 किलोमीटर हमारे अर्थ और मून के बीच में दूरी है। अर्थ और मून के बीच में 3,84,400 किलोमीटर दूरी है और यही लूनर डिस्टेंस के बराबर होता है। अब ये हम लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारा जो स्पेस है, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। ये हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सपैंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स। डिस्टेंसेज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस एक से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब चेंज हो रहा है, लेकिन व्हाट इज नॉट चेंजिंग इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें वो एक कांस्टेंट चीज मिल जाती है जिसके थ्रू हम लोग इतने बड़े डिस्टेंसेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किलोमीटर मीटर बहुत ही छोटा डिस्टेंस हो, बहुत ही मतलब छोटा मेजरमेंट है। लाइट ईयर बहुत ही बड़ा मेजरमेंट है, इसीलिए हम लोग लाइट को यूज करते हैं क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है और उसको हम लोग यूज करके मेजर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग का कोर्सेज वगैरह है और ये मतलब काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया है, आपको भी हेल्प करेगा। प्रीलिम्स का देखिए हुंकार बैच है, बहुत ही फ्लैगशिप हम लोग का बैच है और अभी तो डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। 1499 में आपको हुंकार मिल जाएगा, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, सारा चीज़ इसमें मिलेगा। करंट अफेयर्स इंक्लूड है, निंजा सीरीज इसमें इंक्लूडेड है और हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल कुछ आपको पढ़ना होगा इसमें जाके पढ़ लीजिए, धुआं उड़ जाएगा। युक्ति प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है दोस्तों, हम लोग इसमें सारा चीज़ बहुत बढ़िया से क्यूरेट कर रहे हैं और आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम के बाद में। इसका भी बहुत ही अभी प्राइस एकदम ड्रॉप हुआ है 699 में। मेंटोरशिप तो ये हम लोग का खैर मतलब ये बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम लोग हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक्टिव रिकॉल सेशन लेके आते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, एक्टिव रिकॉल सेशन अराउंड अभी 30-40 तो एक्टिव रिकॉल सेशन हो गया होगा, ठीक है। और इसमें हम हैं और विशाल सर हैं, उनका खुद 439 रैंक आया है यूपीएससी 2024 में इस बार। तो बहुत ही अच्छे से इसमें सारा चीज़ आपको हुंकार का मिलेगा, प्लस आपको मेंटोरशिप, एक्टिव रिकॉल सेशन ये सब मिलेगा। मेंस के लिए संहार बैच है हम लोग का, ये तो सबको पता ही है। और समीक्षा मेंस का टेस्ट सीरीज है। तो जो भी आपको लेना होगा, जो भी अगर आपको लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये ज़्यादा टाइम के लिए ये सब नहीं रहेगा प्राइसेस और ज़्यादा आपके पास में समय भी नहीं रहेगा, तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि रेसिस्टेंस वायर में कैसे चेंज करता है। देखिए, कोई भी अगर हम लोग करंट किसी वायर से अगर फ्लो होता है तो हर चीज़ का एक रेसिस्टेंस होता है। जैसे हवा का भी ना एक रेसिस्टेंस होता है ना। हवा में भी एक ड्रैग होता है, रेसिस्टेंस होती है कोई भी चीज़ को लेके। वैक्यूम में रेसिस्टेंस नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कोई मटेरियल ही नहीं है। बट वायर में अगर कोई भी करंट फ्लो करता है दोस्तों तो उसका भी एक रेसिस्टेंस है, राइट। और इसी रेसिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है, जो वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है, कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है, उसका रेसिस्टिविटी क्या है। वो कॉफिशिएंट एक होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। जो बहुत ही सुपर कंडक्टर है उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होगा, मतलब वो ज़्यादा रेसिस्ट ही नहीं करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा डिपेंड करता है कि क्या लेंथ है वायर का। भाई अगर ज़्यादा डिस्टेंस तक अगर आप ट्रेवल कराओगे तो उतना ही रेसिस्टेंस भी मिलेगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका रेसिस्टेंस। और एरिया, मान लीजिए कि ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन है ए और कोई वायर है उसका क्रॉस सेक्शन है 2a, तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि जिसका जिसका एरिया, यहाँ पे देखिए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, कि एरिया अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ये आपका इसमें रिलेशन है। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि हम वायर का लेंथ अगर डबल कर दिए तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा क्या? हाँ, डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम एरिया जो है उसका 2a कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि रो एल बाई ए ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इतना ही इसमें कहने का है। रेसिस्टेंस इन वायर ये यहाँ पे दूसरा है होगा टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और जो कि बीपीएससी ने पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका आपको चेक करता है कि एक गोलकीपर है किसी गेम में, फुटबॉल के गेम में, जैसे मान लीजिए कि जब भी आपको या फिर क्रिकेट में ही जब बॉल आपके पास में आता है कैच करने के लिए, तो आप कैच लेके और थोड़ा पीछे ऐसे हाथ लेके जाते हो। तो आप जो है इस हाथ को पीछे क्यों, बैकवर्ड की तरफ क्यों इसको पुल करते हो? क्यों ऐसा होता है? कुछ तो फायदा होता होगा। ये हम लोग का इंट्यूटिव एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तो कुछ तो इसमें जरूर बात होगी। दोस्तों, इम्पल्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है, आप समझिए बात को। इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। कोई भी मान लीजिए कि फोर्स अगर लगता है तो उसके वजह से मोमेंटम कितना चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बीच में, दैट इज इम्पल्स। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, और वही इम्पल्स होता है। अगर मान लीजिए कि आप हाथ को वहीं पे रखे हुए हैं, तो वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था और आपके हाथ में आया और उसी समय में वो 0 हो गया। तो 5 से 0 हो गया और टाइम जो है बहुत ही कम उसको लगा, जैसे ही 5 आपके हाथ पे टकराया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पे अगर आप देखेंगे कि एवरेज फोर्स जो लग रहा है आपके हाथ पे, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो टाइम तो यहां पे बहुत कम है। मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ में बॉल आया तो उसका वेलोसिटी हो गया 0। तो चेंज इन मोमेंटम जो है, आप वो मोमेंटम फाइनल 0 बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम बहुत कम लगा। तो चूंकि टाइम बहुत यहाँ पे कम लगा तो ये फोर्स एवरेज आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपके हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका 0 हो गया। वही अगर आप हाथ को पीछे लेके जाते हो तो आप इस टाइम को बढ़ाते हो, आप इस टाइम को बढ़ाते हो, तो दैट कि ज़्यादा टाइम में मोमेंटम आपका 0 होता है। ज़्यादा टाइम में आपका बॉल जो है रेस्ट पे आता है, क्योंकि जब आप हाथ को नीचे लेके जा रहे हो तो भी वो आपका बॉल अभी भी मोशन में है। और इसीलिए यहाँ पे चूंकि आप टाइम को बढ़ा दिए तो आपका फोर्स जो एवरेज जो आपके हाथ पे लग रहा है वो कम लगेगा। और दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग पीछे लेके जाते हैं, इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही तो है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स जो है आपका कम लगेगा, इसीलिए पीछे हम लोग लेके जाते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि जब मान लीजिए कोई बस ऐसे जा रही है और उसके बाद में एक राइट टर्न एकदम शार्प ऐसा अगर लेता है, तो जो उस बस में बैठा हुआ इंसान है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछता है। जो लोग मतलब इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो दिक्कत होता है। देखिए, जो बस है तो जैसे ही राइट टर्न मूव किया तो आप बस के अंदर में बैठे हुए हैं और आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहे थे, तो आपका जो बॉडी है, चूंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट। और जिस भी डायरेक्शन में, जो भी एक इनर्शिया वाली चीज है कि जहां भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाते रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप अगर स्ट्रेट लाइन में ये बस जा रही थी और डायरेक्ट टर्न किया तो भी आपका यही रहेगा, एक मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपका जो इंक्लिनेशन रहेगा कि अभी भी स्ट्रेट लाइन में हम लोग चले। अभी भी जैसे मान लीजिए कि टर्न ऐसा हुआ तो अभी भी आपको लगेगा कि हम स्ट्रेट लाइन में ही ऐसे चले। लेकिन क्या होगा, जो बस का फ्लोर है वो तो घूम गया राइट साइड में, जो बस का फ्लोर है वो राइट साइड में घूम गया, इसीलिए और आपका जो ऊपर बाकी का पार्ट है वो ऐसे राइट स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, क्योंकि आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है। बस का फ्लोर ऐसे घूम गया है क्योंकि राइट में बस मूव कर गई है, तो आपका पैर जो है उधर साइड में घूम गया, लेकिन आपका बॉडी का अपर पार्ट वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसीलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग लेफ्ट में आ गए, कि जब बस जो है राइट में गई तो हम लेफ्ट में आ गए, ऐसा लगता है। समझ में आ गया बात? यही होता है। और जनरली आप ये चीज याद रखेंगे कि जब भी आपका बस अगर राइट में जाए तो आप लेफ्ट में गिरिएगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, उसी तरीके से अगर आप देखिएगा कि बस अगर आगे जाते 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 खटाक से अगर ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि
आपका क्या है ना कि मोशन में आप मोशन में थे, आपका जो है पूरा बॉडी मोशन में था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से जब ब्रेक भी लगा तो भी आपका बॉडी मोशन में ही है। लेकिन जहाँ पे आप बैठे हुए हैं जो सीट है वो तो रुक गई है। तो आपका वो वाला पार्ट पूरा रुक गया है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, तो इसीलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि मोशन है आपके। ठीक है? तो ये सब दोस्तों थोड़ा-सा चीज़ें था। अब फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछते रहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स, कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स में किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में पूछता है कि बॉल बेयरिंग्स जो है वो क्या चीज़ कन्वर्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या चीज़ में कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ें। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप का होता है। एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि जब कोई भी मोशन नहीं है ना, मान लीजिए कि एक सतह है, एक ये है, इसके ऊपर में ये है, अब ये मूव नहीं कर रहा है। आप धक्का दे रहे हो बट मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय में जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप ये ज़मीन है और इस पे आपने फोर्स लगाया, तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये ज़मीन क्या करेगा, इस पे ऐसे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा सो दैट कि ये फोर्स और ये फ्रिक्शन बैलेंस आउट हो जाए और बात खत्म हो जाए, ये रेस्ट में रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आपका जो चीज़ है, जो सामान है, वो स्टैटिक है, वो रेस्ट पे है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? वो ये होता है कि जब फाइनली आप एक लिमिट तक वो रोके रह सकता है फ्रिक्शन, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप फोर्स लगा दीजिएगा, तो उसको मूव करना पड़ेगा। तो उस समय में जो फ्रिक्शन लगता है, वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये जैसे फोर्स आपने लगाया, तो ये फ्रिक्शन आपका इधर लग रहा है क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब एक होता है कि चक्का, जो बैलगाड़ी हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, जो हम लोग का कार का जो भी चक्का वगैरह हो गया, तो ये जो है ना रोल ऐसे करता है ना, तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है दोस्तों, वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि हम लोग दोस्तों चक्का का इस जो है इन्वेंशन क्यों किए, व्हील का इन्वेंशन क्यों किए? क्योंकि जब वो चलता है, जब वो किसी सतह पे चलता है दोस्तों, जब वो किसी सतह पे चलता है, तो ज़्यादा आसानी से हम उसको आगे लेके जा पाते हैं। इसका मतलब कि उस पे जो फ्रिक्शन होगा वो कम लगता होगा, तो ही तो चक्का का फायदा है। इस पे फ्रिक्शन जो है कम लगता होगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है दोस्तों, वो सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होता है, क्योंकि वो चक्का का फ्रिक्शन है और चक्का बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल जाता है। इससे ज्यादा आपका जो है, इससे ज्यादा जो है आपका, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दोस्तों, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड करने में जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आप देखे होंगे हेंगा वगैरह, बैलगाड़ी में हेंगा जो है बांध के लेवल जो करते हैं फील्ड को, तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो उसमें जो है काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। ठीक है? तो काइनेटिक उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो है आपको दोस्तों फ्रिक्शन जो लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में लगता है। उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उसमें आप देखिएगा कि एक लेवल तक वो मतलब जनरली कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा उसमें होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है, वो रोके रहता है। जब तक आपका रेस्ट में है बॉडी, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, फिर काइनेटिक, फिर जो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम। अब अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा, तो बॉल बेयरिंग जो होता है, बॉल बेयरिंग क्या करता है? रोल कराता है चीज़ों को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। फ्रिक्शन क्या करता है दोस्तों? अगर आप देखिएगा फ्रिक्शन, कोई भी अगर बॉडी पे अगर फ्रिक्शन लग रही है, तो मान लीजिए कि चल रहा है बॉडी, तो ये क्या करता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, जो आपका बॉडी चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि गर्म हो जाता है। जब किसी सरफेस के बीच में घर्षण होगा ना दोस्तों, तो वो हीट जनरेट करता है। इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में जनरेट ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये इसका फ्रिक्शनल फोर्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप बताइएगा, और हम लोग फिर से अगला कोई टॉपिक लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वही बता देना, फिर हम इसको बंद भी कर देंगे। नहीं तो आगे में और भी फिजिक्स के टॉपिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब करा देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू in the next video.